कुछ समय पहले तक इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा था। ये गुड टच की बैड टच? अच्छा, कोई अगर बैड टच करेगा तो क्या करोगी? जिस तरह से ये टीचर गुड टच बैड टच वाले सेंसिटिव टॉपिक को इतने आसानी से इतने छोटे बच्चों को समझा रही है, उसको लेकर इन्हें सोशल मीडिया पर काफी तारीफ मिली। वहीं दूसरी तरफ हमें ये सुनने को मिलता है कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले के रहने वाले 30 साल के व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बहन की हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि लड़की के कपड़ों पर पीरियड ब्लड के निशान थे। और ये दो केसेस हमारे सोसाइटी के दो चेहरे को दिखाते हैं। पहला जो सेक्स एजुकेशन जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को बढ़ावा देना चाह रहा है, वहीं दूसरा लोगों में सेक्स एजुकेशन की कमी को दिखा रहा है। और आज की इस वीडियो में हम पहले और दूसरे केस के बीच के गैप को फिल करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि सेक्स एजुकेशन असल में होता क्या है और हमें इसकी इतनी ज्यादा जरूरत क्यों है। सेक्स, ये वर्ड सुनने में कितना ऑकवर्ड लगता है ना, जैसा लगता है कितनी अजीब चीज है। मगर ये सोचने वाली बात है कि जिस चीज की वजह से हमारे देश की आबादी 140 करोड़ हो गई है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता है। सेक्स की बात करना छोड़िए, सेक्स का नाम लेना ही हम लोग को ऑकवर्ड फील होता है और इस वजह से हम लोग इस पर खुलकर बात ही नहीं कर पाते हैं और इसका सबसे बड़ा हर्जाना चुकाना पड़ता है हमारे छोटे बच्चों को। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट ने यूनिसेफ और प्रयास एनजीओ के साथ मिलकर एक सर्वे कराया, जिसमें उन्होंने 13 स्टेट्स के 12,000 से ज्यादा बच्चों का इंटरव्यू लिया। तो काफी शॉकिंग चीज पता चली। 53% बच्चों ने माना कि जब वो 5 साल से 12 साल के बीच थे तो उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज जैसे क्राइम हुए हैं। बस उन्हें उस समय किसी ने बताया नहीं था कि ऐसी भी कुछ चीजें होती हैं कि गुड टच बैड टच कुछ होता है, जिसकी वजह से ये क्राइम उनके साथ होते रहे और उन्होंने इसका विरोध भी नहीं किया। और 96% केसेस में ये पाया गया कि सेक्सुअल अब्यूज या रेप करने वाला उनका कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त या पड़ोसी होता है, जिसकी वजह से लोग रिपोर्ट भी नहीं करते हैं। बस यही जरूरत पड़ती है अवेयरनेस की, और सेक्स एजुकेशन इसी अवेयरनेस के गैप को फिल करता है। जब भी बात सेक्स एजुकेशन की होती है तो बहुत सारे लोग ये मिसकंसेप्शन लेके बैठ जाते हैं कि इसमें हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे, ये हमारे संस्कारों में नहीं है, इसमें बच्चों को सेक्स करना सिखाया जाएगा, उन्हें पोर्न या एडल्ट फिल्म में दिखाई जाएंगी। जैसे लग रहा है उनका बच्चा ये सब देखता ही नहीं होगा। असल में दिक्कत यह है कि हम लोग सेक्स एजुकेशन का मतलब ही नहीं समझ पाए हैं। सेक्स एजुकेशन अपने आप में ही चीजों को क्लियर कर देता है कि उसमें क्या पढ़ाया जाएगा। सेक्स, इसका मतलब सिर्फ संभोग ही नहीं होता है, इसका मतलब जेंडर भी होता है। जब भी आप कोई फॉर्म भरने जाते हैं उसमें आपका सेक्स पूछता है ना, अब सेक्स में आप मेल या फीमेल भरते हैं, उसका मतलब तो जेंडर ही होता है ना। और सेक्स एजुकेशन में एक दूसरे के जेंडर को रिस्पेक्ट करने के साथ साथ उन्हें उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कॉन्ट्रासेप्शन, सेक्सुअल अवेयरनेस से लेकर हेल्दी रिलेशनशिप्स तक की चीजें समझाई जाती हैं। उसमें गुड टच बैड टच के साथ साथ एक दूसरे की बाउंड्रीज और कंसेप्ट को समझना और भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। लेकिन ये हमारे संस्कारों में नहीं है, या इससे हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे, ये सब कहकर उनसे हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताते ही नहीं है। जैसे जब बच्चे छोटे होते हैं और उन्हें हम बॉडी के पार्ट्स के नाम बता रहे होते हैं तो उस वक्त हम पेनिस, वजाइना या ब्रेस्ट को प्राइवेट पार्ट बोलकर हटा देते हैं। पापा पापा पापा। हाँ बेटा बोलो। एक क्वेश्चन पूछना था पापा। पूछो पूछो, क्या बात है? मैं पैदा कैसे हुआ था पापा? बेटा ऐसा है कि जब तुम्हारी मम्मी से मेरी शादी हुई थी तो भगवान जी रात को आए थे और तुमको मम्मी के पेट में रख दिए, तभी तुम पैदा हुए। कुछ इसी तरह से हम लोग बच्चों में गलत इन्फॉर्मेशन या हाफ बेक्ड इन्फॉर्मेशन पास कर देते हैं। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि बच्चे क्यूरियस नेचर के होते हैं, वो ऐसे सवालों के जवाब ढूंढते रहते हैं। वो ये सारी चीज़ें ले जाकर दोस्तों के साथ डिस्कस करते हैं, फिर वहाँ से कोई और मिस इन्फॉर्मेशन उठाकर लेकर आते हैं। और शायद पेरेंट्स एक चीज़ भूल जाते हैं कि उनके ज़माने में इंटरनेट इतना एक्सेसिबल नहीं था, और आज के ज़माने में दुनिया की हर एक गलत सही इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल है, जिसे एक्सेस करना उतना ही आसान है जितना दिल्ली के लोगों के लिए पॉल्यूशन। मुझे क्यों तोड़ा? अब जो बच्चा है वो वहाँ से गलत सही इन्फॉर्मेशन उठाएगा तो अपना ही नुकसान करेगा। और ऐसे में अगर पेरेंट्स खुद आगे नहीं आएंगे और अपने बच्चों को चीज़ें नहीं समझाएंगे तो चीज़ें और ख़राब होती जाएंगी। और ख़राब क्या होना है, ख़राब होते जा रहे हैं। जिस तरह से हमारे देश में टीनेज प्रेगनेंसी के नंबर बढ़ रहे हैं वो काफ़ी अलार्मिंग है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के हिसाब से इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 11.8 मिलियन टीनेजर्स प्रेग्नेंट है। टीनेज जनरली 13 से 19 साल के बीच होता है और इस दौरान बॉडी बहुत ही तेजी से चेंज हो रही होती है। और इस एज में प्रॉपर सेक्स एजुकेशन ना होने की वजह से टीनेज अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर इस उम्र में सही सेक्स एजुकेशन दिया जाए तो ये नंबर्स काफी कम हो सकते हैं, और नीदरलैंड ने ऐसा करके भी दिखाया है। नीदरलैंड जहां बहुत छोटी उम्र से ही सेक्स एजुकेशन को एक नॉर्मल सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड में सेक्स को आज भी डेंजर के रूप में देखा जाता है और सेक्स एजुकेशन को बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जाता है। और नतीजा क्या हुआ, इंग्लैंड के हालात में कोई भी चेंजेस नहीं है और नीदरलैंड में टीनेज प्रेगनेंसीज काफी कम हो गई। यहाँ पर कुछ लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि नीदरलैंड एक अमीर देश है, वहाँ का कल्चर अलग है, इसलिए वो ऐसा करने में सक्सेसफुल हुए। लेकिन केन्या, नामीबिया, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश जैसे गरीब देश ने भी सेक्स एजुकेशन को अपने करिकुलम में ऐड किया और उसका बहुत बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट देखा। इन सारे देशों में टीनेज प्रेगनेंसीज काफी तेजी से कम हुई
और ये सारे टीनेज प्रेगनेंसीज को अवॉइड किया जा सकता है एक बेसिक सेक्स एजुकेशन से, जैसे कॉन्डम्स जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करना वगैरह वगैरह। Man for small, dotted condoms. Try something new. पापा, हाँ बेटा बोलो, ये कॉन्डम क्या होता है? कुछ नहीं बेटा, दवाई होता है, दवाई। हम लोग तो यहाँ पर एक कॉन्डम के ऐड से इतने ज़्यादा ऑकवर्ड फील करने लगते हैं कि हम लोग इसके लिए प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। और एक बार सरकार ने हिम्मत करके 2007 में सेक्स एजुकेशन को करिकुलम में ऐड किया था, तो इंडिया के कई स्टेट्स में बवाल हो गए, लोग प्रोटेस्ट करने लगे और इंडिया के 13 स्टेट्स में जैसे महाराष्ट्र, गोवा में सेक्स एजुकेशन को बैन कर दिया गया। मतलब विश्वास नहीं होता है कि ये वही देश है जहाँ पर कामासूत्रा लिखा गया, जहाँ के खजुराहो के मंदिर में सेक्स को सेलिब्रेट किया जाता है। और आज अगर किसी से सेक्स के बारे में बात करें तो थोड़ी मर्यादा रखिए। और इसी मर्यादा में रहने के चक्कर में आज हम इतने पीछे जा चुके हैं कि हमारे देश में जितने भी सेक्सुअल अब्यूज से रिलेटेड केस होते हैं उसमें से मात्र 1% ही रिपोर्ट होते हैं। 99% केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। और इससे भी शॉकिंग बात पता है क्या है? 96% केसेस में ये पाया गया कि सेक्सुअल अब्यूज या रेप करने वाला कोई करीबी रिश्तेदार, पापा, मामा या भाई या पड़ोसी होते हैं। और जब भी बात सेक्सुअली अब्यूज की होती है तो हमारे दिमाग में एक लड़की का इमेज क्रिएट होता है। लेकिन ये चीज एक्सेप्ट करना हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाता है कि लड़कों का भी रेप या सेक्सुअल अब्यूज होता है। 2007 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक सर्वे कराया गया जिसमें पता चला कि जितने भी छोटे बच्चों से जुड़े सीवियर सेक्सुअल अब्यूज होते हैं जैसे रेप या सोडोमी के केस, उसमें से 57.3 लड़कों के साथ होते हैं और 42.7% लड़कियों के साथ होते हैं। वहीं दिल्ली के सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी ने अपने रिपोर्ट में बताया कि उनके सर्वे में 18% एडल्ट मेल्स ऐसे थे जिनके साथ जबरदस्ती सेक्स हुआ था। यहाँ पर हमारी सोसाइटी को मानना पड़ेगा कि परपेट्रेटर्स दोनों साइड हैं और सेक्स एजुकेशन सिर्फ औरतों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि मर्दों के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि इसको लेकर हमारे देश में कोई कानून नहीं है, जबकि हमारे देश में तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पॉक्सो कहा जाता है, जैसे स्ट्रिक्ट लॉज हैं जिसके तहत क्रिमिनल को उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। लेकिन फिर भी केसेस रिपोर्ट क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ कमी है अवेयरनेस की, और सेक्स एजुकेशन इसी अवेयरनेस की कमी को पूरा करता है। क्योंकि सेक्स एजुकेशन में हम लोग एक दूसरे के अपोजिट जेंडर्स के बारे में समझते हैं, जैसे कि बच्चों को ये समझाया जाता है कि पीरियड्स क्यों आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, लड़कों में इरेक्शन क्यों होता है। और जब लोग एक दूसरे को समझते हैं तो रेप और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी काफ़ी कम होते हैं। लड़के लड़की को ऑब्जेक्टिफाई या सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह नहीं देखते हैं बल्कि उन्हें उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं। और प्रेजेंटली इंडिया दुनिया का चौथा सबसे बड़ा HIV पेशेंट वाला देश है, जिसमें 61% केसेस सिर्फ मेल में हैं। लेकिन हम इसके ग्रोथ रेट को रोक सकते हैं अगर हम लोगों को उनके सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बताएं तो, जैसे कि HIV क्या होता है, कैसे फैलता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज या STDs कैसे होती हैं, और ये सब भी सेक्स एजुकेशन का ही पार्ट है। देखिए, सेक्स एजुकेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ऐसा तो है नहीं कि हम छोटे बच्चों को सारी बातें बता दें और वो सही सारी चीज़ों को समझ जाए। तो इसके लिए ज़रूरत पड़ती है एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन की। जैसे कोई बच्चा छोटा है तो हम उसके बॉडी पार्ट्स के बारे में उसे बताते हैं, तो उसके प्राइवेट पार्ट्स को भी उनके असली नाम के साथ बताना चाहिए। उन्हें ये बताना चाहिए कि गुड टच बैड टच क्या होता है, इसको लेकर उन्हें अवेयर करना चाहिए। वैसे ही टीनेज शुरू होने से पहले ही उन्हें उनके बॉडी में होने वाले चेंजेस के बारे में बताना चाहिए, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, लड़कों में नॉक्टर्नल एमिशंस क्या होते हैं। और बच्चों को छोटी उम्र में ही ये बताना बहुत जरूरी है कि उन्हें इंटरनेट को कैसे सेफली यूज करना चाहिए, जैसे उन्हें किसी स्ट्रेंजर्स को फोटो या वीडियोस नहीं भेजनी चाहिए, उन्हें कैसे कैसे साइट्स को एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। आगे चलकर उन्हें उनके सेक्सुअल हेल्थ और सेक्सुअल चॉइसेस के बारे में बताना चाहिए, और इसकी जिम्मेदारी जितनी स्कूल्स की है उतनी पेरेंट्स की भी है। और अब तो कई सारे स्टार्टअप्स और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स भी हैं जो ऐसे सेक्स एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। स्टार्टअप्स जैसे मेंस्ट्रुपीडिया, जो कॉमिक्स के थ्रू बच्चों को उनके सेक्सुअल चेंजेस और टीनेज के दौरान आए बदलाव को बड़े ही इंटरेस्टिंग रूप से समझाता है। वहीं मातृ दिशा जैसा स्टार्टअप लोगों में मेंस्ट्रुएशन को लेकर अवेयरनेस फैलाता है, और अब इसको लेकर गवर्नमेंट भी कुछ अच्छे स्टेप्स ले रही है। जैसे कि 2020 में NCERT ने हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसके तहत टीचर्स को हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर बनाया गया और कहा गया कि उन्हें हर हफ्ते 1 घंटा बच्चों को उनके हेल्थ और बॉडी चेंजेस के बारे में बताया जाए। इसके साथ एक और अच्छी चीज हुई है, लोग अब सोशल मीडिया और पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर इसके बारे में खुलकर बात कर रहे हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो ये दिखाता है कि हम ये 2007 वाले भारत नहीं है जो हम ऐसी चीजों के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। और आज तो हम लोग खुद इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं। लेकिन ये सब तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब पेरेंट्स खुलकर अपने बच्चों से इस चीज के बारे में बात करेंगे। सेक्स को एक टैबू ना मानकर नॉर्मल चीजों की तरह उन्हें समझाया जाए, ताकि हम सोसाइटी के इस गैप को फिल कर पाए और एक ओपन सोसाइटी बन पाए जहां पर ऐसे सेंसिटिव टॉपिक को भी काफी अच्छे से मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद।